हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज ज़ियाउद्दीन साहब के साथ दूसरी नशस्त कर रहे हैं। तो ज़ियाउद्दीन साहब, इन्हीं मबाहिस से मुतालिक एक मसला ये आता है कि हमें एक तरफ तो ये बताया जाता है कि इंडिया हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उर्दू में जिसको कहेंगे वजूदी ख़तरा है, और दूसरी तरफ हम कोई कोशिश नहीं करते उसको समझने की, उसको जानने की। तो मेरा तो ख्याल ये है कि एक भी एकेडमिक एक्सपर्ट हमारे यहाँ नहीं है जो इंडिया पे स्पेशलाइज करता हो। कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो इंडिया की सियासत पे या वहाँ की मईशत पे स्पेशलाइज करते हों। तो क्या हम जो है, कैन वी कम्पीट विद इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ इग्नोरेंस? इज दैट व्हाट वी वांट? और नहीं, हम हमार नॉलेज ऑफ इंडिया इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, काफ़ी लिमिटेड है। हम ये भी नहीं पता कि वो हमसे कितने आगे निकल चुके हैं। हम अभी भी जो है ना, वो उसी ज़माने के पार्टीशन के ज़माने के हिंदुस्तान को, जब हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि इंडियन रेट ऑफ ग्रोथ जो मशहूर था 2-3% का, तो वो उसी जगह पर है। एक दफ़ा हमारे महबूबुल्लाह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो एक इंडियन जर्नलिस्टों का डेलीगेशन आया था। उन्होंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताएं, आप पाकिस्तान इतना शाइन कर रहा है और हिंदुस्तान अभी भी डल और ड्रैब है, इसका रीज़न क्या है? तो उनका जवाब ये था कि वी एज ए नेशन हैव रिजेक्टेड पॉवर्टी एंड यू एज ए नेशन हैज़ ओन पॉवर्टी। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का था। वो वहाँ पर अपने एसेट्स बना रहे थे, सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल एंड फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे थ्रू आउट द तकरीबन पहले 30 सालों में। और हम यहाँ पर कर्ज़े ले रहे थे। कर्ज़े लेकर हमारी ग्रोथ रेट 6% की थी, वो बग़ैर कर्ज़ों के 2-3% पर कर रहे थे, लेकिन अपने एसेट्स बना रहे थे। बाई 1990 जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने, जब उन्होंने ओपन अप किया अपनी इकॉनमी को, इंडिया जस्ट शॉट अप। हमने भी 1990 में अपने आप को ओपन किया था, वी कुड नॉट डू मच, क्योंकि ज़ियाउल्लाह ये समझता था कि जब कोल्ड वॉर, जब अफ़गानिस्तान की पहली जंग हो रही थी, तो ज़िया ये समझता था कि चूँकि दो सुपर पावर्स में लड़ाई हो रही है, तो ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी और डॉलर्स हमें मिलते रहेंगे। तो ही हैड नो प्लान बी, अगर ये ख़त्म हो जाए जंग तो हम करेंगे क्या? तो वो हम वी गॉट कॉट अप इन द मेस, इन द आफ्टर मैथ, और हम और पीछे चले गए और हिंदुस्तान आगे निकल गया। टेक्नोलॉजी में तो हमसे बहुत आगे। इवन ड्यूरिंग द 1990s इंडिया वाज प्रोड्यूसिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स, दुनिया के लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स इंडिया वाज प्रोड्यूसिंग। और हमारे यहाँ जो है ना, बंद हो रहे थे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस। भुट्टो ने, यानी भुट्टो का ज़माना 4 साल बड़ा इंटरेस्टिंग। हेवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स, हेवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स, मशीन टूल फैक्ट्री, स्पेशल स्टील फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल फैक्ट्री, कॉटन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, ये बेस बना रहा था, वो बेस बना दिया था मैन्युफैक्चरिंग का। और कराची का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और कराची का कैसीनो, ये उसको निकालने के बाद ये सारी चीज़ें ठप हो गई। और कैसीनो भी बंद कर दिया, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी बंद कर दिया। जब चाइना इन 1989 वाज ओपनिंग अप, वी वर क्लोजिंग डाउन। यानी वो तो एक सोशलिस्ट कंट्री थी, वो ओपन अप कर रही है, हम सो कॉल्ड फ्री कंट्री, फ्री वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव, वी वर क्लोजिंग डाउन। यानी दुबई, कराची वुड हैव बिकम दुबई अगर वो हाथ नहीं लगाते उस कैसीनो को और स्टील मिल को और उसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को। तो हमारे साथ तो बड़ी ट्रेजेडी हुई। अब सर देखिए कि ये जो आईटी रेवोल्यूशन है कि इंडिया उसमें कितना आगे निकल गया। आज जो है अमेज़ॉन का सबसे बड़ा जो ऑफिस है वो इंडिया में है, अमेरिका में नहीं है, और गूगल के 4 ऑफिसेज हैं। तो हम इस रेस में भी पीछे रह गए, इसकी क्या वजह है? वजह वही है, आप अपने परवेज़ ऊद भाई से पूछ लें इसकी वजह। ये वुड मुझसे अच्छा वो बता सकेंगे
कि एजुकेशन की जो रेस है, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रेस में हम पीछे क्यों रह गए। ये तो बहुत ही हमने नेगलेक्ट ही कर दिया। इन्हें हमारे पास किसी ने मुझसे कहा कि शायद परवेज़ नहीं पूछा, तो परवेज़ ने, ये अपने HSC का जो चीफ है आजकल, जी जी, तारिक बिनौरी साहब, तारिक बिनौरी ने सुना किसी एक ग्रुप ऑफ हाईली एजुकेटेड जो ग्रुप था स्टूडेंट्स का, उससे पूछा कि हमारे किसी एक इंटेलेक्चुअल का नाम ले दें। दे कुड नॉट नेम, फिलोसफर का नाम, हाँ, दे कुड नॉट नेम, दैट्स राइट। तो हमारे पास है ही नहीं। वी डोंट ऑनर इंटेलेक्ट, वी ऑनर जो पावर भी नहीं, वो जो सेक्रीफाइस करते हैं मुल्क को बचाने के लिए, अपना खून बहाते हैं हमारे फौजी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारे बच्चों को जो है ना, वो ये भी बताया जाता है कि इंडिया ने हम पे सारी जंगें मुसल्लत की, जबकि एयर मार्शल असगर खान का ये क्लिप मौजूद है यूट्यूब पे और अखबारों में भी मौजूद है, किताब में भी लिखा है, और कि हमने सारी जंगें हमने शुरू की। तो इसको कैसे देखते हैं? और बाकी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मसलन एयर मार्शल नूर खान ने भी ऐसी बात लिखी, कम से कम 65 की जंग के हवाले से। तो ये हम तारीख कब सही पढ़ाना शुरू करेंगे? कब पढ़ाना शुरू करेंगे? कब शुरू करना है हमको? अब तो तारीख तो टोटली डिस्टॉर्ट हो चुकी है हमारी, तो हम क्या करेंगे? मतलब है कि ये सबसे बड़ा ब्लंडर यही है ना। एक ज़माने में मैं चाइना भी हमें एडवाइस करता था, एक ज़माने में जब चाइना और हिंदुस्तान जो है उनके अपने डिफरेंसेस होते हुए उनकी अपनी रिलेशनशिप, इकोनॉमिक सोशल रिलेशनशिप आगे जा रही थी, उनकी जो ट्रेड है आपस की वो बढ़ रही थी, वो हमें एडवाइस कर रहे थे कि भाई तुम भी यही करो। हम नहीं मान रहे थे। अच्छा सर, अभी एक उम्मीद की किरण एक पैदा हुई है कि इंडिया और पाकिस्तान ने सीज़ फायर एग्रीमेंट एक तरह से किया है कि जो पिछले जो एग्रीमेंट्स थे उनको हम दोनों मुल्क ऑनर करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो इस पे कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें चाइना और अमेरिका ने भी कोई रोल अदा किया। तो क्या, कितना सीरियस, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये? देखिए, हमारी जो कंडीशन थी हिंदुस्तान के साथ बात करने की, वो थी कि जब तक वो 370 को रिवोक नहीं करेंगे हम बात नहीं करेंगे, ये थी कंडीशन। और हिंदुस्तान की कंडीशन ये थी कि जब तक हम टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन बंद नहीं करेंगे हम बात नहीं करेंगे। और ये दोनों कंडीशन अपनी जगह पर मौजूद हैं, फिर भी हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि देयर वाज सम एक्सटर्नल प्रेशर कि जिसने हमें दोनों को कहा कि भाई अब ये बंद करो। और हिंदुस्तान भी का भी मसला ये था कि वो बंद करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि टू फ्रंट वाला मसला, टू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। उधर चाइना ने प्रेशर डाला हुआ था, इधर हमारा, और दूसरी तरफ इस तरफ पाकिस्तान भी टू फ्रंट सिचुएशन में मुब्तला था। यानी अफगान डूरन लाइन पे भी हमारा मसला था और इधर LOC पे मसला था। तो वी हैड टू कूल डाउन वन ऑफ द फ्रंट्स। हिंदुस्तान को भी एक फ्रंट कूल ऑफ करना था। तो वो मुझे लगता है कि जब हो सकता है कि अमेरिका का ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, ये जो बाइडेन की जो नया प्रेसिडेंट आया है उसकी वजह से हुआ होगा, क्योंकि उन्हें अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान को इस तरह से तो फ्री करो ताकि हमारी मदद करे या हमें यहाँ से निकलने पर। और उधर क्वाड के सिलसिले में जो हिंदुस्तान को चाइना के खिलाफ खड़ा करना था, खड़ा कर रहे हैं क्वाड के सिलसिले में चाइना, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, ये जो ग्रुप बना है इंडो पैसिफिक ग्रुप। तो उसमें वो अमेरिका चाहता होगा कि इंडिया को कुछ आगे बढ़ाए, तो उसके लिए उनके लिए भी ज़रूरी था कि एक फ्रंट तो है उधर चाइना के खिलाफ, इधर ये तो बंद करवाओ। तो अमेरिका का ज़्यादा मुझे लगता है कि हो सकता है कि प्रेशर हो। अच्छा ज़िया साहब, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ हिंदुओं को बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है। मसलन ग़ुलाम अहमद परवेज़ जो एक लिबरल कुरानिक स्कॉलर समझे जाते हैं, उन्होंने एक किताबचा लिखा था, हिंदू क्या है और क्या चाहता है, जो नवाए वक्त ने 2004 में सीरियलाइज़ किया। उसमें एक किस्त में उन्होंने यहाँ तक लिखा कि हमारे नौजवान जो हैं वो महज पैकरों के धोखे में हिंदुओं को इंसान समझते हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो कितने खूंखार दरिंदे हैं।
सो ही लिटरली डीमनाइज्ड एन इंटायर कम्युनिटी, और उस पर कभी किसी ने एहतजाज नहीं किया कि इस तरह का जर्नलिज्म नहीं होना चाहिए। फिर मैंने एक दफ़ा कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक ट्रेनिंग करवाई, तो उसमें एक खातून लाहौर से आई हुई थी। वो कहती हैं कि मेरा बच्चा जो है उस वक्त 4th-5वीं जमात में था, तो मुझसे पूछने लगा कि क्या एक मेरी क्लास में एक हिंदू बच्चा है, मैं उससे दोस्ती कर लूँ। तो मैंने कहा मुझसे क्यों पूछते हो? उसने कहा कि सारी क्लास ने एका किया है कि वो चूँकि हिंदू है तो उससे दोस्ती नहीं करनी। तो इतनी मतलब ये नफ़रत जो है ये क्यों है? आप भी एक वाक़या सुना रहे थे, आप भी जब इंडिया गए, वो क्या था? मैं नहीं, मेरे बच्चे ने, जी, जी। मैं नहीं था, मैं बताइए। माँ के साथ गया था भाई, हमारे बच्चे। तो मेरा बड़े बेटा जो 7 साल का था उस वक्त कहने लगा कि इनके सींगे क्यों नहीं है। नहीं, उनके जहनों में ये बिठाया गया था ना बच्चों के कि भाई ये हिंदू जो है वो, ये इस किस्म की बातें जो है ना अपने बच्चों को पढ़ाना या इस किस्म की बातें लिखना, वो बड़ी अजीब सी बात लगती है मुझे। मतलब कि ये जो हेट वाला जो मसला है ना, हेटिंग ए कम्युनिटी, हेटिंग एन एथनिक ग्रुप, हेटिंग समबडी फॉर हिज रिलीजन, तो ये बड़ा अगर मतलब ये तो खैर अब तो अमेरिका में फिर वाइट सुप्रीमेसी के चक्कर में वो जो उन्होंने कैपिटल हिल में जाके उन्होंने काम किया है, उसे लगता है कि पढ़ा लिखा होना भी कोई ज़रूरी नहीं। कि अभी श्रीलंका भी बहुत बड़ी पढ़ी लिखी कौम है, वो अब वो कर रहे हैं, बुर्का बंद कर रहे हैं, मदरसे बंद कर रहे हैं। तो ये मतलब है कि बड़ी अजीब सी बात होती है। और फिर फ्रांस में भी, और कहाँ पर, स्वीडन में शायद, कि भाई आप निकाब नहीं ले सकते लेकिन मास्क लगाना ज़रूरी है। स्विट्ज़रलैंड का आयरनी है। तो ये सर इसी रिलीजन को लेकर इतना ज़्यादा आप, अगर कोई अपनी शक्ल छुपाना चाहता है, खासकर लड़कियां, औरतें, तो वाई पुट प्रेशर ऑन देम। अगर कोई मतलब लड़कियां हैं जो खुली बंदों को पढ़ती हैं, तो मतलब है कि तो खैर अजीब सी बात है। मतलब है कि एवरीबडी हैज़ गॉट हिज ओन वे ऑफ लाइफ, तो आप उसको पता नहीं। एक और सर वाक़या मेरे जहन में आया। एक दफ़ा मैं जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में था, तो हम एक ट्रिप पे गए, तो वापसी पे हमारे एक प्रोफेसर थे एजाज़ हुसैन, इंटरनेशनल लॉ पढ़ाते थे, और उन्होंने फ्रांस से PhD की हुई थी इंटरनेशनल लॉ में। तो उनका बेटा प्राइमरी स्कूल में था और किसी अच्छे स्कूल में ज़ाहिर है वो जाता था। तो उससे मैंने पूछा कि आप क्या करोगे बड़े होके? तो वो कहने लगा पायलट बनूंगा। तो मैंने कहा पायलट बन के क्या करोगे? तो कहता है इंडिया पे बमबारी करूंगा। तो प्रोफेसर साहब बड़े शर्मिंदा हुए और कहने लगे कि इसमें रब्दी मैं नहीं सिखाया, स्कूलों से क्या होता है। पिछले दिनों डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि आपका बेटा कहाँ है आजकल? कहता है वो अमेज़ॉन में है और अमेरिका में होता है। हाँ नहीं, वो तो खैर बच्चों की जहन, वो जो नसीम हिजाजी के नावल अगर पढ़ता रहा हो, और हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं उनसे सबक लेता रहा हो, तो उसका जहन तो यही बनेगा ना शुरू में तो। अच्छा सर, शुजा नवाज साहब ने क्या कहा है कश्मीर इशू के हवाले से? और 65 वो बड़े थिंक टैंकर हैं अमेरिका के, और उनके भाई जो थे आर्मी चीफ थे आसिफ नवाज, उनके बारे में कुछ बताइए। नहीं, उन्होंने जो किताब लिखी है क्रॉस सोर्स, उसकी आखिरी चैप्टर में उन्होंने कोट किया है अयूब खान को आफ्टर द 65 वॉर। उन्होंने कहा कि मैं इतने फ्यू मिलियन कश्मीरीज के खातिर 5 मिलियन, हाँ 5 मिलियन, तो मैं अपने 100 मिलियन पाकिस्तानियों को उन रिस्क लगा दिया था, स्टेक पे लगा दिया था। ख़तरनाक बात थी, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो ये हम तो कश्मीरियों पे भी जुल्म कर रहे हैं बाय कीपिंग दैट इशू अलाइव। सबसे ज़्यादा जुल्म जो है ना कश्मीरियों पे हो रहा है। अच्छा सर, भुट्टो साहब भी तो कश्मीर के बारे में बहुत जज्बाती थे ना। उन्होंने भी कहा था कि कश्मीर के मसले पर हमने अक़वाम मुत्तहिदा पर भरोसा करके जनवरी 49 में जंग बंदी पर रजामंद हुए थे, तो वो संगीन गलती थी। तो अब इसका क्या हाल है? एक और साहब हैं शाहनवाज़ फ़ारूकी, जो चीफ़ एडिटर हैं जसारत के, वो कहते हैं जी हुकूमत ऐलान जहाद करे तो मोदी कश्मीर खाली कर देगा। हमारे हुक्मरान कश्मीर के मामले में कश्मीरियों से खेल रहे हैं। हमारी हुकूमत चाहती तो अमेरिका से कहकर मसला कश्मीर हल करा सकती थी। इज़ इट रियली सो सिंपल? नॉट पॉसिबल। अमेरिका ने तो कभी भी हमें सपोर्ट नहीं किया था कश्मीर पर। इसी तरह से सर फैज़ अली चिश्ती साहब, जनरल फैज़ अली चिश्ती ने कहा एक दफ़ा सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देते हुए, कश्मीर पर हमारा हक है, जब
तक हम ये ले नहीं लेते, भारत से सुलह नहीं हो सकती और न तजारत हो सकती है। मसला कश्मीर सिर्फ जंग से ही हल हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा साथ कि अब ये मुल्क ईमानदारों के लिए जहन्नुम और बदमाशों के लिए जन्नत बन चुका है। अगर ये मुल्क वाकई बदमाशों के लिए जन्नत बन चुका है तो कश्मीरियों के लिए क्या दिलचस्पी है इसमें? वही तो, जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो लोगों ने हमसे कहा कि भाई जब एक पूरा एक हिस्सा पाकिस्तान का अलहदा होता है तो कश्मीरी क्यों जान करना चाहें पाकिस्तान के साथ। और जिस नज़ूली पे जा रहा है पाकिस्तान, उस किस्म की सिचुएशन में कश्मीरी क्यों हमारे साथ मिलना चाहेगा। और जाहिर है कि वो मतलब है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी ग्रोथ रेट भी जो है ना, जिसकी टोटल डिपेंडेंस जो है वो फॉरेन एड पर है, फॉरेन डोल पर है, वो उस किस्म के मुल्क में कोई दूसरा मुल्क क्यों ज्वाइन करना चाहेगा। इसीलिए कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, कहते हैं कि हमें आज़ाद करो। वो हिंदुस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते ना पाकिस्तान के साथ, वो आज़ादी चाहते हैं। अमानुल्लाह का जो मूव थी अमानुल्लाह साहब की, वो ज़्यादा पॉपुलर है आजकल कश्मीर में। अमानुल्लाह साहब ने एक दफ़ा ये भी कहा था कि जी ये जो कायदे आज़म का कोटेशन जो है कायदे आज़म की हमें सुनाई जाती है कि कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया, तो उनका कहना था कि कायदे आज़म ने कभी ये बात नहीं की और अगर कोई बंदा ये साबित कर दे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? वो आई एग्री विद देम। कायदे आज़म को बहुत सी चीज़ें कायदे आज़म की जो बना दी गई हैं, उनको घोड़े पे बिठा दिया गया, उनको शेरवानी पहना दी, टोपी पहना दी। तो ये सारी चीज़ें जो ना कायदे आज़म करते ही नहीं थे। कहाँ कायदे आज़म शिया थे, कायदे आज़म शराब पीते थे, कायदे आज़म में वो यानी मतलब है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। आप चूँकि फादर ऑफ द नेशन है तो आप ये बातें आप कर ही नहीं सकते उनके मतलब। तो एट बेस्ट कहते हैं ना लोग कुछ, एट बेस्ट कायदे आज़म वाज ए वेरी गुड एडवोकेट फॉर पाकिस्तानीज, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एट वन पॉइंट। हिस्ट्री तारीख के एक जंक्चर पर कायदे आज़म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉयर एडवोकेट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। अदरवाइज मुस्लिम लीग भी किसकी पार्टी थी? वो सारे नवाब थे उसमें, नवाब जमींदार वगैरह। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग तो बस दे वर नॉट पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग। तो एक सर मुस्लिम लीग पे ये तनकीद भी तो की जा सकती है ना कि मुस्लिम्स वर एजुकेशनली बैकवर्ड, और मुस्लिम लीग ने अपने क़याम से लेके तो 1947 तक कोई कोशिश नहीं की कि मुसलमानों की जो तालीमी पसमानदगी है उसको दूर किया जाए। इस पे तो कोई काम नहीं किया उन्होंने। जो कुछ भी किया सर सैयद ने किया, मुस्लिम लीग ने तो कुछ नहीं किया। तो कायदे आज़म का सर क्या विजन क्या था पाकिस्तान के लिए? व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री डिड ही वांट? आज भी जो है ना हम डिबेट कर रहे हैं और दोनों तरफ के पास कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। मौलाना मौदूदी का जो विजन था पाकिस्तान का, उस पर तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, तो कायदे आज़म के विजन पे क्यों डिसएग्रीमेंट है? मौलाना मौदूदी का क्या था? जो उनका विजन था कि जी इस्लामिक स्टेट होना चाहिए, उस पर तो कोई इस तरह की डिबेट नहीं है ना कि कोई कहे कि नहीं वो इस्लामिक स्टेट नहीं चाहते थे, वो एक मुख्तलिफ किस्म की रियासत चाहते थे, सेक्युलर स्टेट चाहते थे वो। तो देखें आपका इस वक्त जो टैक्स का जो सिस्टम है वो क्या इस्लामिक सिस्टम है? आई डोंट थिंक सो। सेक्युलर सिस्टम। तो वो सेक्युलर कंट्री चाहते थे, वो इस्लामिक सिस्टम कोई है ही नहीं, कहीं इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ। ये जो मदीने की रियासत की बात करते हैं, दैट वाज नॉट ए स्टेट ऑफ सच जो आजकल के ज़माने की स्टेट है। उस ज़माने में नेशन स्टेट का भी कोई कंसेप्ट नहीं था। तो आई एम नॉट वेरी। अच्छा, मदीने का उस शहर का नाम है एसरब। मदीना अरबी में मदीने का मतलब ये है कि सेक्युलर शहर का मतलब है कि सेक्युलर। तो हम मुसलमान जो हैं वो ख़ासकर जमात इस्लामी वाले या मौलाना मदूदी ने जो काम कर दिया है, जिसके बाद ज़िया-उल-हक साहब ने जो उनके साथ मिलकर जो हरकतें की हैं, वो तो लगता है यही कि अब दूसरे मुस्लिम ममालिक को भी देख लें। मिडल ईस्ट को छोड़ देना, इंडोनेशिया को चले जाएं, आप मलेशिया चले, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ को चले जाएं ना, कंट्रीज़ में चले जाएं, तो वहाँ पर अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही है वहाँ पर। यानी
ये सारा जो मिडल ईस्ट का जो इस्लामिक टेररिज्म 2001 का जो फेज़ आया था, वो फेज़ आ भी गया और पास भी ख़त्म भी हो गया वहाँ पर, और हम अभी भी उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। ज़िया साहब, वन लास्ट क्वेश्चन। अब हमारी मईशत की बहुत पतली हालत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ तक कह दिया कि मेरे पास डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है, तो इसलिए हमें अपनी तरजीहात पे मेरा ख्याल है असर नौ गौर करने की ज़रूरत है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि व्हाट शुड इंडिया एंड पाकिस्तान डू टू मूव फॉरवर्ड, ताकि इनके जो गरीब आवाम हैं उनके लिए कोई बेहतरी की सूरत निकल सके? देखिए, सबसे पहले तो हमें आईएमएफ से निकलना पड़ेगा। आईएमएफ जो है, जितना आप आईएमएफ की जो प्रिस्क्रिप्शन से उसको फॉलो करेंगे, उतना आपकी डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी ऑन डोल, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन असिस्टेंस। आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। ये हमारे मियाँ आतिफ नाम है ना उसका? जी जी, मियाँ आतिफ। मियाँ आतिफ ने सजेस्ट किया था कि आप अपने पैरों पे खड़े जब तक नहीं होंगे खुद, आप इस क्राइसिस से नहीं निकल पाएंगे। तो यानी सेल्फ सफिशिएंसी पे जाना चाहिए आपको। और ये 200 मिलियन का मार्केट है पाकिस्तान खुद, इट्स ए गुड मार्केट, इट्स ए वेरी सफिशिएंट मार्केट। तो आपको करना चाहिए कि आप खुद अपने जो मिसाल के तौर पे अपनी एग्रीकल्चर का जो है ना एडवांटेजेस, कंपैरेटिव एडवांटेज आपका जो है, उसको उस पर फोकस करें आप। उसमें कैश क्रॉप और फूड क्रॉप जो है ना, उसको उस पर ज़्यादा फोकस करें। फिर अग्रो इंडस्ट्री को प्रमोट करें। जो आपके पास जो कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं उसको इस्तेमाल करें। और आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप ज़बरदस्त किस्म के एक्सपोर्टर बन जाएं। हमें जब मौका मिला था ये करने का, हमने मिस कर दिया उसको। जैसे जब एशियन टाइगर्स बन रहे थे तो हम भी बन सकते थे एशियन टाइगर, लेकिन हमने कहा कि हम सेकुलर स्टेट नहीं बनेंगे। वी यूज्ड टू, व्हेन वी आर स्टिल वियरिंग आवर रिलीजन ऑन आवर स्लीव्स। तो जब आप सेकुलर स्टेट बनने को अवॉइड करेंगे तो आप मईशत कैसे आगे बढ़ाएंगे? मईशत को आगे बढ़ाने के लिए यू हैव टू बिकम, जैसा मैंने कहा कि टैक्स सिस्टम है, सेकुलर सिस्टम है ये। तो इसको आप मज़हब यानी इस्लामिक टैक्स सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आप? तो ये ख़ासकर अगेन हमने अपनी ईस्टर्न बॉर्डर हमारा क्लोज हुआ है, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर क्लोज हुआ, हमारा नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर क्लोज हुआ है। हमारे पास एक मैंने जो पोर्ट है, कराची का पोर्ट था सिर्फ, जिसमें हमारी ट्रेड जितनी ज़रूरत है हमारी, वो भी पूरी नहीं होती थी सिर्फ कराची से। और फिर जो चाइना, अब वो सिपेक जो है ना, वो 4-5 साल से हमारे सिपेक की वजह से हमारे चाइना से करीब आ रहे हैं हम। लेकिन चाइना अंटिल अबाउट 2000 चाइना वाज टू फार अवे। हम उनके साथ ट्रेड भी नहीं कर सकते थे प्रॉपरली। तो वी हैड बॉटल्ड अप। तो हमें खुलना चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप करनी चाहिए, अफ़गानिस्तान के साथ करना चाहिए, ईरान के साथ करना चाहिए, और चाइना के साथ तो अब शुरू हो ही चुका है। तो रीजन में जब तक हम फिट नहीं होंगे, हमारी मईशत तरक्की नहीं करेगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new update.